प्यारे जवानों, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस हमने लिखे नहीं थे, हालांकि मैंने कहा था कि लिख लेना। नहीं कहा था, मुझे पता था हम यही कहेंगे। हम और अपने आप लिख लें जी, लिख तो सकते हैं जी, पूरा छापना हो तो ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे जवानों, कुछ 2-3 क्वेश्चंस ज्ञान बूस्टर के ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। यदि आपने ट्रांसफॉर्मर के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो आपको 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, लेट मी एक्सप्लेन, बट बिफोर दैट हेडिंग डाल के लिखो, एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। एनर्जी इज लॉस्ट, energy is lost by the following reasons। पहला, energy is lost मतलब इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हेडिंग डाल ली ना, एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, तो वो चीज तो अंडरस्टूड है कि भाई हम ट्रांसफॉर्मर की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला, मैं पूछते भी चलूंगा क्योंकि मैंने बता दिया था आपको, वैसे तो हल्का हल्का जहां तक मुझे याद है। कॉपर लॉस, दोनों बातें करेंगे हम, पहले ये जानेंगे। देखो एक्चुअल में दूसरे बैच में बताया था कि तुम्हें, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं जानना चाहूंगा क्या मैंने बताया था आपको। सिर्फ एक ही करंट का नाम लिया था, अच्छा वो कोर के लिए बताया होगा मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो अब ढंग से कर लेते हैं, फिर बताया नहीं तो मैंने सोचा बता दिया है तो थोड़ा तेज करेंगे, नहीं बताया तो हम समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत जीरो लेवल की बातें हैं, जीरो के माइनस लेवल की बातें हैं, पता है आप सबको। हमें पता है कि जो कॉइल्स हैं उनका कुछ रेजिस्टेंस है, सिंस कौन सी कॉइल्स बेटे, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, दोनों कॉइल, ठीक है। सिंस बोथ कॉइल्स हैव सम रेजिस्टेंस, दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट लॉस होगा, यस और नो, नहीं आएगा समझ में। तो ये हीट लॉस किसके कारण हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। दिस लॉस इज कॉल्ड सिंपल कॉपर लॉस। नॉर्मल हीट लॉस वर्ड भी यूज कर देते हैं इसके लिए, तो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। अच्छा, कॉपर का नाम क्यों दिया, कॉपर लॉस क्यों दिया, क्योंकि ये कॉइल्स कॉपर से बनी होती हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने नाम दे दिया कि उसके कारण ऐसा हो गया, नाम दे दिया तो दे दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इस कॉपर लॉस को मिनिमाइज कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें, तो बता सकते हो कैसे रिड्यूस करें, हाउ इट कैन बी रिड्यूस। नाउ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द लॉस मैं बता रहा हूं। यस बेटे, प्लेटिंग करके, किसकी प्लेटिंग करें बताओ, तो फायदा क्या होगा बेटे, करंट तो उसमें से भी जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम हो, जो जिस पे जंग ना लगे, जंग ना लगे हैं, हम यहाँ जंगी जहाज बना रहे हैं क्या? जंग ना लगे ना बेटे ना, थोड़ा सोचो, अभी रेजिस्टेंस वाली बात पे चर्चा करो ना। देखो चीज क्या है, रेजिस्टेंस, भाई जिसके कारण लॉस आया वो कौन है, रेजिस्टेंस। किसी तरीके से रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो लॉस कम होगा। ऐसा कौन सा तरीका है जिसके कारण रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ बढ़ा दो, वेरी गुड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा कर दो। लेकिन इसकी एक लिमिट है, आपने इतनी मोटी मोटी कॉइल्स यूज कर ली, ये लो जी भारी भारी कॉइल्स, हैंडलिंग मुश्किल, हैंडलिंग मुश्किल। दूसरी बात आपको मैंने बताया था स्किन इफेक्ट इन केस ऑफ एसी, शायद नहीं बताया, दूसरे बैच में बताया था, तुम्हें बताया था, चलो मैं उसकी चर्चा बाद में कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। मतलब क्या है कि हम यदि बहुत बड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो इसका यूज नहीं आएगा, क्योंकि एसी करंट जाना है। एसी करंट की खास बात होती है कि वो सरफेस में से फ्लो करता है, अंदर से फ्लो नहीं करता। तो बेटे यहां पर हम इसका यूज लेंगे एप्रोप्रिएट एरिया को बढ़ा के, मतलब बहुत ज्यादा पतली भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं करेंगे, ठीक है, यस और नो। तो डेफिनेट सी बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे, अच्छी बात है। दूसरा, हम मटेरियल वो सेलेक्ट करेंगे जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी। अब सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है, तो क्या हम यहाँ पे सिल्वर यूज करें, क्यों यूज ना करें, महंगा होगा। चलो महंगा बना भी दिया
उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफार्मर गली के नुक्कड़ पे लगना है। अब होगा क्या, लोग कॉपर की कोयल होती उसको नहीं छोड़ते, वो सोने चांदी की कोयल्स को कहां से छोड़ेंगे, वो कहेंगे लोग ले आएंगे अपने हथियार कि आज तो लूट के ही जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, यस और नो। इसलिए हमें थोड़ा वो फैक्टर भी लेना पड़ेगा जो थोड़ा प्रैक्टिकल सा हो, इसलिए कॉपर की कोयल्स यूज होती हैं। और कॉपर की कैसी कोयल्स यूज होती हैं, ठीक। तो इसका मेथड क्या हुआ, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, लिख लो चाहो लिख लो, साथ साथ लिखना चाहो तो, बाय यूजिंग थिक वायर्स या थिक कॉइल यूज करें तो ये रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। और इसके साथ आप चाहो तो ये बात भी लिख सकते हो, थिक कॉइल हैविंग थिक कॉइल ऑफ मटेरियल हैविंग लो रेजिस्टिविटी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो। और कॉपर की रेजिस्टिविटी भी कम है, थोड़ा महंगा भी इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको यूज कर लेते हैं। सिल्वर की क्या है, रेजिस्टिविटी तो कॉपर से कम है, लेकिन बड़ा रिस्की है भाई यूज करना, है ना, फालतू में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। अच्छा जवानों, तो पहला लॉस समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। अब बात आती है दूसरा लॉस। मैं जानबूझ के आगे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि हम रुक ही नहीं रहे लिखने से, हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लो यार मतलब हद ही होगी, तुम नहीं भी लिखोगे ना, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, तुम थोड़ा समझ लो। ओके, तो दूसरा जो लॉस हम लिख रहे हैं दैट इज लेट अस से फ्लक्स लीकेज। अब सवाल उठता है कि फ्लक्स लीकेज का क्या मतलब है, बताएगा कोई? Very good. Whenever the complete flux of primary does not passes through the secondary, that means the energy, some energy is lost. भाई मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी थी वो कुछ लॉस्ट हो गई है, yes or no? तो ये किसके कारण आता है, किसके कारण आता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर कपलिंग ऑफ द कॉइल्स। इम्प्रॉपर कपलिंग, दोनों को ढंग से कपल्ड नहीं कर रखा है, ठीक है ना, दोनों की कपलिंग सही से नहीं करी है, मतलब दोनों का अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं किया है कि मैक्सिमाइज फ्लक्स पास हो, तो मतलब मैक्सिमम फ्लक्स पास हो, तो कुछ फ्लक्स थोड़ा बहुत लीकेज हो सकता है, तो उसके कारण कुछ एनर्जी लॉस होगी। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, उसका रेट ऑफ चेंज, तो जब ईएमएफ जब फ्लक्स ही बाहर गुजर गया तो उसका रेट ऑफ चेंज भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो हिस्सा बदलना था वो बाहर जाके बदल रहा है, कोयल में से नहीं बदल रहा, तो उसके कारण इंपैक्ट कम आएगा ना, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लक्स लीकेज इट इज ड्यू टू, किसके कारण होगा बताओ? इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर कपलिंग ऑफ कॉइल्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इन दिस क्या हो जाता है, इसके अंदर सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लीक्ड, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो गया है, और आप ये भी कह सकते हो कि एस्केप हो गया है, हवा में चला गया है विदाउट पासिंग थ्रू द सेकेंडरी, यस और नो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अब सवाल उठता है कि इसको मिनिमाइज कैसे करें, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड? वेरी गुड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। अच्छा, क्या कैसे करें प्रॉपर कपलिंग? वेरी गुड, बाय प्रॉपर कपलिंग। प्रॉपर कपलिंग कर दें कॉइल्स की तो रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स वाउंड वन ओवर अनदर, एक को दूसरे के ऊपर बांधो, इसलिए ऐसा है कि ये वाला लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों लॉस समझ में आ गए, दिस द कॉपर लॉस, दिस द फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, एनर्जी लॉस ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अब आता है तीसरा लॉस, दिस इज द एडी करंट लॉस। क्या आप बता पाएंगे बेटे एडी करंट लॉस क्या होगा? बेटे ड्यू टू द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स द एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर। जो हमने आयरन कोर यूज की है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसमें बार बार अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होगा, एडी करंट्स पैदा हो जाएंगे, और ड्यू टू द एडी करंट्स द कोर विल हीट अप, हीट हो जाएगा, तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है, यस और नो।
भाई हीट की फॉर्म में क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो इस चीज को कैसे मिनिमाइज करें बेटे, शाबाश, हाउ इट कैन बी मिनिमाइज निशिका बेटे, बहुत ही बढ़िया है। एक टुकड़ा यूज मत करो, आप स्लिट्स यूज करो, सीड्स यूज करो और सभी को लेमिनेशन करके एक बड़ी कोर बना दो। बताया था मैंने आपको कि बजाय कि एक बड़ा टुकड़ा यूज करने का, पूरा लोहे से बना हुआ, लोहे से पूरा एक पीस में से ही काटा हुआ यूज करने की बजाय स्ट्रिप्स यूज करो या सीड्स यूज करो और उनको क्या कर दो, लेमिनेट कर दो। तो टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस वी मस्ट यूज लेमिनेटेड कोर and also in place of a single piece we will use slits to make the core। कोर को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटे, स्लिट्स का यूज करेंगे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, पक्की बात है? तो जल्दी से छापो। अब तब तक मैं ये लिख देता हूं आपके लिए, एडी करंट लॉस ड्यू टू हाँ बोल बेटे ललित, क्या कहना चाह रहा है बेटे, किसमें, थोड़ा यहां से यार आगे। अच्छा ओके ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू। हाँ, ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द आयरन कोर eddy current are induced so some energy is lost will be lost in form of some energy will be lost in form of heat। ओके इट कैन बी मिनिमाइज्ड लिख लिया होगा ना, तो बाय यूजिंग laminated thin sheets और slits भी लिख सकते हो, ठीक है ना। It can be minimized by using laminated thin sheets or slits to make the core in place of, कहाँ पे बेटे, यहां पे, that is wound one over another, वाइंड कर लो। इन प्लेस क्या लिख दिया मैंने, थिन शीट्स और स्लिट्स टू मेक और इन प्लेस ऑफ यूजिंग सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन एज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए सिंगल पीस ऑफ आयरन के बजाय लेमिनेटेड शीट्स का यूज करेंगे हम, लेमिनेटेड थिन शीट्स और स्लिट्स। ओके शाबाश, जल्दी लिखो, फिर अगले भी करने दो। चलो जाओ, दो लॉस और बच गए, कौन कौन से? देखो, फ्लक्स लीकेज कर लिया, एडी करंट लॉस कर लिया, कॉपर लॉस कर दिया। नाउ द फोर्थ इज हिस्टेरेसिस लॉस। देखो बेटे होता क्या है, मैं आपको इसका आइडिया दे दूं, शायद कईयों को पता नहीं होगा हिस्टेरेसिस क्या है। तो मेरे प्यारे जवानों, जैसे ये कोई मैग्नेट का टुकड़ा ले लिया, सॉरी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टुकड़ा ले लिया, जैसे आयरन का टुकड़ा ले लिया हमने, सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होनी है तो हम उसी का टुकड़ा लेंगे।
तो क्या होगा कि एक बार जब करंट फ्लो करेगा कॉइल में से तो ये मैग्नेट की तरह बन जाएगी। मान लो पॉजिटिव साइकिल आई तब ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। तो जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो पोलैरिटी बदलेगी, पोलैरिटी बदलेगी। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, बार बार ये मैग्नेटाइज हो रही है। पहले मैग्नेटाइज हुई, पहले तो मैग्नेट नहीं था ना, ये तो लोहे का टुकड़ा था, लेकिन करंट जाने के कारण क्या हो गया, ये मैग्नेट। और मैग्नेटाइज होने के बाद जैसे अगली साइकिल आई, रिपीट हुई, तो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज। भाई करंट बढ़ा, करंट आना शुरू हुआ, मैग्नेट बना, फिर करंट घटना शुरू हो गया तो मैग्नेट भी घटना शुरू हो गया, फिर करंट जीरो हो गया, फिर करंट नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेट भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब दोबारा से मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड रीमैग्नेटाइजेशन, इसकी बार बार साइकिल्स रिपीट होती हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है बेटे कि इस स्पेसिमेन में हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। हर एक मटेरियल के लिए यदि हम जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और जितना उसमें प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से यदि ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। दिख रहा है, दिस इज द हिस्टेरेसिस कर्व। क्या हो गया, ऐसा भी होता है, मतलब ये एक, अरे ये पूरी साइकिल का है ना, जैसे यहां से मैग्नेट बनाया तो ऐसा हो गया, फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया, पहले एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो यहां तक मैग्नेटाइज हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन किया तो मैग्नेटिक फील्ड इसका जीरो हो गया, फिर यही साइकिल दूसरी डायरेक्शन में रिपीट करी। तो कुल मिलाकर ये जो कर्व है, दिस कर्व इज हिस्टेरेसिस कर्व। तो इस कर्व मतलब हमें इस कर्व का जो एरिया है ना बेटे, वो एनर्जी लॉस के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम की जानकारी देता है हमें वो। ओके, तो हम एक ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें जो कर्व है वो नैरो कर्व हो। इसीलिए जनरली ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हम स्टील का यूज क्यों नहीं कर रहे। सॉफ्ट आयरन कोर इज प्रेफर्ड ओवर स्टील, व्हाई? बिकॉज इट हैव नैरो हिस्टेरेसिस कर्व, so energy loss due to the hysteresis will be very less as compared to steel. स्टील के कंपैरिजन में सॉफ्ट आयरन में एनर्जी लॉस क्या होगा बेटे, कम होगा, इसलिए हम उसको यूज करेंगे। समझ आया? तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? द आयरन कोर इज मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड एंड रीमैग्नेटाइज्ड रिपीटेडली or continuously, so due to which it will heat up and energy is lost. For this, to minimize this loss is called hysteresis loss. To minimize this loss, what we will do? We will select a material which have narrow hysteresis curve. ठीक है ना? That means the area under the curve, BH curve भी बोलते हैं इसको। तो BH कर्व के अंडर जो एरिया है वो मिनिमम होगा, वो सिलेक्शन करेंगे। तो सॉफ्ट आयरन और यदि स्टील की बात करें तो उसमें सॉफ्ट आयरन में कम आता है एरिया, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। आई होप समझ आया होगा। तो लिखो इस बात को जल्दी से। Since iron core is magnetized, demagnetized and remagnetized repeatedly or continuously, लिख देता हूं। Due to this, energy is lost mainly in form of heat. This loss is called hysteresis loss. To minimize this, we will use that material for core of transformer which have narrow hysteresis curve.
हिस्टैरिसीस कर्व नैरो होगा जिसका, ओके, ड्यू टू दिस रीजन है बेटे, ड्यू टू दिस रीजन सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड ओवर स्टील। स्टील की बजाय हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं फॉर मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या बात हो गई, तुमने नहीं लिखा है? अच्छा, दिखाई नहीं दिया क्या तुम्हें? ओहो, कोई बात नहीं बेटे। लास्ट लॉस है, लॉस नंबर 5, 5वां लॉस है जी। लॉस तुम्हारा भी घना ही हो रहा है ऐसे इतना हाथ तंग कर दिया, हमें क्या मालूम इतने ज्यादा लॉस हैं इसकी। इतनी घटिया चीज क्यों पढ़ाई फिर, इसके लॉस ज्यादा है फायदे कम है इतने इसके फायदे नहीं लिखवाए जितने लॉस लिखवा दिए हैं। एक फायदा, इतने लॉस ही लॉस हो रहे हैं, तो एक बात होती है फिर भी इसकी एफिशिएंसी 95% से ज्यादा है। सोचो, ये कोई बड़े लॉस नहीं है, हल्के फुल्के लॉस है। अभी देखें लास्ट लॉस, हमिंग लॉस। मैंने बताया आपको कभी, ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। प्यारे जवानों, कभी ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरना, गुनगुनाता मिलेगा आपको। मतलब इतनी हाई वोल्टेज आ रही फिर भी गुनगुना रहा है। जीवन इसी का तो नाम है, गुनगुनाते रहो, है ना। तो ये हमें बड़ी अच्छी सीख देता है। एक्चुअल में प्यारे जवानों होता क्या है, ओ भाई ओ छपेरो, सच में घनी बुंडी तरह लग रहे हैं। तो अच्छा, एक तो अपने मतलब जैसे नहीं होता सरदार सिपाहियों काम पे लग जाओ ऐसे ही सारे लिखना शुरू करो। बेटे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता क्या है प्यारे जवानों, एक वो फिनोमेना है। देखो सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बार बार मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो यदि हम इसके अंदर की बात देखें तो बेटे देखो हर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अपने एक डायपोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, बल्कि डोमेन्स बनी होती है, मोहल्ले के मोहल्ले होते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई डायपोल ऐसा था, कोई डायपोल ऐसा था, लेकिन एक मोहल्ले की यदि हम बात कर रहे हैं तो चलो हम ऐसा करते हैं, एक मोहल्ले को पूरा इसी तरीके से दिखा देते हैं। दूसरे मोहल्ले का नाम ये जमालपुर मोहल्ला है मान लो, ठीक है। फिर ये दूसरा ले लो, ये कौन सा लोगे, संगीवाड़ा, वाह चलो बहुत बढ़िया है। ऐसे अलग अलग मोहल्ले ले लो, मिस्रवाड़ा, ठीक है, चांदवाड़ा मोहल्ला, ठीक है, आंगनवाड़ी वाला मोहल्ला अच्छा ये उड्डा है, चलो ये अच्छा ये नांगल कालिया, वाह मोहल्ला है नांगल कालिया है थोड़े दिनों में। अच्छा ये मोती नगर है, ये अपना सेंटर है मान लो, ज्ञान बूस्टर वाह चलो कोई नहीं जवानों, ये मोहल्ले हैं। एक्चुअल में मोहल्ले का मतलब डोमेन्स का मतलब, लिसन बेटे, कि यहां पर एक झुंड है जिसके जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उन सब का नेट मैग्नेटिक मोमेंट लगभग इधर है, इस मोहल्ले का लगभग इधर है। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे इलेक्शन का टाइम है ना। अब इस गांव में इलेक्शन होने हैं, जैसे मान लो गांव में 3 कैंडिडेट खड़े, अभी सरपंच के इलेक्शन आएंगे ना, अरे पंचायत के चुनाव के इलेक्शन आएंगे। अब मान लो रक्षित खड़ा है एक, ठीक है, एक शुभम खड़ा है, एक ललित खड़ा है। तो एक मोहल्ला कह रहा है, जैसे सुबह सुबह रक्षित जाके आया, हाँ भाइयों कैसे, रक्षित भाई तेरे साथ ही है तो ये मोहल्ला रक्षित के साथ है। अब रक्षित का मूड हो गया, क्या पता ऐसे बोल रहे हो। तो रक्षित ने कहा भाई देखो हम पैदल रैली निकालेंगे, गांव में क्या कार रैली निकालेंगे यार, पैदल रैली निकालेंगे। तो पूरा मोहल्ला रक्षित के पीछे चल रहा है, इंकलाब जिंदाबाद, रक्षित भाई जीतेगा अब उनका ध्यान रक्षित की तरफ है। अब दूसरे जब रक्षित की बात का पता चला शुभम को, शुभम ने अपने मोहल्ले वालों को, जिसने इसको खड़ा किया था कि चल कि रक्षित की टक्कर में तेरे को हम सपोर्ट करेंगे,
ठीक है, सुन ले बेटे तू पुनीत, ध्यान से सुन ले। तो क्या हुआ बेटे, अब भाई इसके पीछे दूसरे मोहल्ले वाले हो रहे हैं कि हम शुभम के साथ हैं, ठीक है। तो भाई इधर शुभम अपनी रैली निकालने के लिए लगा हुआ है। अब ललित ने सोचा ये दोनों तो ले जाएंगे गांव को, तेरे पीछे कोई बचेगा ही नहीं। पता चले कि मैं अकेला ही वोट डाल के आ रहा हूँ। अच्छा, घर वाले भी ये कह रहे होंगे अरे क्यों खराब करना है, कम से कम उन दोनों में से किसी एक को दे देते हैं। तो इसने भी सोचा, अब ललित जा रहा है, पीछे पीछे देख रहा है, हालांकि बंदे 3 ही खड़े हैं। लेकिन रैली निकालनी जरूरी है। ऐसे ये मोहल्ले हैं। अरे ये देखो, रैली के टाइम पे जो भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि वो हारेगा कम भीड़ है, तो ऐसा नहीं है, कई बार जीत भी जाते हैं, ठीक है ना। पिछली बार यहाँ पे अपने रैली थी, एडीओ की रैली में 10 आदमी थे, लेकिन मंत्री आज भाई एडीओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे क्या गिला रहे हैं मुंडी। जब खट्टर आया था पिछली बार, वोटों का जब टिकट नहीं मिले थे, उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं, है ना। वो कुछ 10-15 लोग खड़े हुए थे और कई लोगों ने ना इतने बड़े बड़े भंडारे करे थे, 10-10, 15-15 हजार। हाँ, कई लोगों ने करे थे। कई लोगों ने बड़े 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 भंडारे करे, लेकिन भाई साहब जीत उनकी हो गई जो छोटे भंडारे भी नहीं करे जिन्होंने, है ना। अकेले खड़े थे। खट्टर साहब आए, हाँ जी खड़ा हूँ। साहब मैं तो हाजिर हूँ, देखो पीछे वाले आ जाएंगे बाद में, है ना। अभी बाकी जगह। तो ऐसे ही ऐसे ललित मायूस नहीं होना कभी। सोचे मेरे पीछे 3 ही लोग हैं वैसे, झंडा भी मैंने पकड़ रखा है। अच्छा, बीच बीच में नारे भी मैं ही बोल रहा हूँ। अब और कोई बोलता नहीं है तो फिर क्या करेगा? जीतेगा वो, जीतेगा। तो ऐसे उदास नहीं होना है, उदास नहीं होना है। हाँ भाई देखो। क्या हो गया? तो ना यार देखो, ये कोई बात नहीं है, तो ऐसे हंसी मजाक की बात है। ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो। तो ललित भाई जीतेगा भाई, ठीक है। अब सुनो, अब ऐसे ये मोहल्ले बने हुए हैं बेटे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, लेट अस सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का था, तो ये सारे मोहल्ले ना बेटे इसकी तरफ होने की कोशिश करेंगे। मतलब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट से फोन आ गया, मान लो किसी बंदे का, लेट अस सपोज आपके फेवरेट नेताजी का फोन आ गया, मान लो राहुल बाबा ने फोन कर दिया, या मोदी जी के किसी बंदे ने, या मोदी जी ने खुद ने फोन कर दिया, ठीक है, या कोई भी XYZ जिससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते, उसने फोन किया, ठीक है ना। अमित शाह से इन्फ्लुएंस, चलो उसने फोन कर दिया कि भाई देखो वोट ललित भाई को देने, तो भाई ये मोहल्ले सारे भाई बाहर देखो, बाहर बड़ी शक्ति है ना, तो सब उसके फेवर में बोले। अब रक्षित भाई साहब और शुभम भाई साहब देख रहे हैं। कहाँ गए? गायब हो गए। भाई साहब गायब कहाँ हो गए, भीड़ इतनी भीड़ थी। ठीक है ना। तो जवानों ऐसा ही इसमें हुआ। मतलब ये होता है बेटे, जब साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहे ना। अब रक्षित सम्मान में कुछ और बोलना है तो बता दे, नहीं तो सुन ले यार, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद। रक्षित भाई जीतेगा बस। ऐसा सुनो, तो बेटे होता क्या है, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्पेसिमेन के साथ क्या हो रहा है कि ये जो मोहल्ले है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से बदल रहे हैं बार बार। तो जब एटॉमिक लेवल पर जब मॉलिक्यूल्स की जब मोमेंट होगी, उनकी ओरिएंटेशन बदलेगी, तो उससे क्या होगा बेटे कि स्पेसिमेन में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। अब इससे ये मत समझ लेना है जी हमने तो आज तक नहीं देखा, महाराज जी घर के बाहर ट्रांसफार्मर है, हमने तो नहीं देखा कि तेज कभी बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया। भाई ऐसे नहीं हो रहा भाई। ट्रांसफार्मर जो है उसके साइज में जो चेंज आया है वो बहुत कम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खंबे तोड़ के बाहर निकल जाएगा है जी, फिर ना जी। ऐसे नहीं है ना। तो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस फिनोमेना में आवाज होती है, और साउंड की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है। और इस फिनोमेना जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। समझ गए। तो इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट वे में कैसे लिख लेते हैं, मैं लिखवा देता हूं, समझ में तो आ गया। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है बेटे,
expansion and contraction in the core of the transformer, again due to magnetization and demagnetization और repeated magnetization ऐसे भी बोल सकते हैं. okay, repeated magnetization के कारण there is contraction and expansion in the core of the transformer due to which energy is lost in form of sound. humming sound लिख सकते हैं. अच्छा, इसको कैसे मिनिमाइज करें यार? इसमें तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखेंगे तो सब में आनी है, तो इसकी कोई खास हम इस पे कंट्रोल हमारा नहीं है. ठीक है, तो गुनगुना ही रहा है. अच्छा, इसको सही है, सही है. लीड आप लोग लगाओ ताकि आवाज आपको सुनेगी नहीं, है ना. तो जवानों लिखना शुरू करो. Due to repeated magnetization, the core of transformer क्या होगा? core of transformer के साथ contracts and expands. Due to this और जीतेगा, छोड़ो यार, अब लिख लो इसको. Due to this, वाह, इंकलाब जिंदाबाद लिख लो. एनर्जी इज लॉस्ट. फिर तुम थोड़ी देर में ये भी कहोगे अंग्रेजों भारत छोड़ो. ड्यू टू दिस, सुधर जा बेटे. ड्यू टू दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड. हमिंग साउंड की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी. तो गाइस दीज आर द लॉसेस. अब हम पावर ट्रांसमिशन स्कीमेटिक डायग्राम क्या है वो देखेंगे. जल्दी छापो. मैं आपको कराने वाला हूं स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड देन वी विल आल्सो सी व्हाई. चलो पहले यही बात डिस्कस कर लेते हैं. व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिशन is why power transmission is done at higher voltage. why? शाबाश बेटे. करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा उससे? बेटे देखो ध्यान से सुनो. हमें मालूम है कि जो पावर लॉस होता है ना, पावर लॉस हीट की फॉर्म में होगा. ये पावर लॉस को मान लो पी लॉस की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर. बस मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, व्हाट इज आई? करंट किस में से जा रहा है? फ्लोइंग थ्रू वायर. वेरी गुड. फ्लोइंग थ्रू वायर्स, जो लाइन है उसके थ्रू बह रहा है. एंड व्हाट इज आर बेटे? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन और द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स. जो वायर्स यूज हो रहे हैं उनका रेजिस्टेंस है. यस और नो? अब बेटे देखो, वायर तो जैसे थे वैसे ले लिए हमने, तो इसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है. क्या हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं? यस, वी कैन कंट्रोल दिस. हाउ कैन वी कंट्रोल दिस? हमें मालूम है बेटे कि जो पावर इनपुट है, पावर इनपुट जितनी हमें भेजनी है, टोटल पावर, हम कोई लॉस यदि ना माने तो जितनी भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाद में उतनी मिले, लेकिन कुछ लॉस हो रहा है. तो इसलिए यदि पावर इनपुट की वैल्यू देखें अपन, तो पावर इनपुट को पीआई लिखूं यदि मैं, तो वोल्टेज इनपुट और करंट इनपुट ऐसे लिख सकते हैं अपन. तो यहां से करंट इनपुट की वैल्यू कितनी आएगी? पावर इनपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनपुट, और जितने करंट पे आप भेजना चाहते हो वही तो करंट इनपुट है, तो वो यहां पर पुट कर दें. तो यहां से पावर लॉस कितना निकल के आएगा बेटे? पावर इनपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, इसका स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इनटू आर. अब हमें मालूम है बेटे कि इनपुट पावर जितनी भेजनी है, मान लो 1000 वाट भेजना चाहते हैं हम, तो वो तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है. एंड ऑल्सो आर इज कांस्टेंट. वायर जो एक बार ले लिए वो ले लिए. इसका मतलब जो पावर लॉस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है? वोल्टेज इनवर्स के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया स्क्वायर के. इसका मतलब क्या होगा? एट हाई वोल्टेज इनपुट पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसका मतलब इट विल बी मोर एफिशिएंट.
इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर जो है उसका यूज करेंगे हम। अब उसका ट्रांसफॉर्मर का यूज किस तरीके से करेंगे और क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैसे कैसे स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, हर एक के पास कंज्यूमर तक पहुंच जाए, जहां प्रोड्यूस हो रही है वहां से लेकर के कंज्यूमर तक कैसे पहुंची, वो हम एक बार करते हैं। ये नोट डाउन कर लिया, जल्दी करो बेटे, शाबाश। अच्छा तेरे को भी गुलाब गुलाब देना है। चलो भाई ललित तो ज्यादा ही देखो सपोर्ट करते राजी हो रहे है ना, बिल्कुल। अच्छा सुनो अब बेटे, अब एक क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है अपने पास, अभी इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा गाइस? एक बात बताओ, मान लो भाखड़ा डैम पे बिजली पैदा हुई, लेट अस सपोज गाइस, वो बिजली पैदा हुई एग्जाम्पल के तौर पे 6600 वोल्ट पे। हाँ बेसिक से लिख सकते हो, लेकिन एक चीज 2 मिनट बाद लिख लेना चाहिए, एक दो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अब यहां पर ना आप कोइल्स बनाओगे, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 और मान लो 5 दिखा दी मैंने, ठीक है, 5 कोइल दिखाई मैंने, ये प्राइमरी कोइल है हमारी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब यहां पर हमने इनपुट किया, लेट अस सपोज द इनपुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज हियर इज 6600 वोल्टेज। ये क्या है, कौन सी जगह है ये तो प्राइमरी है, लेकिन किस जगह पे हम इसको बढ़ाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 6600 वोल्टेज पर मान लो भाखड़ा डैम पे पैदा हुई बिजली, अब हम इसको भेजना चाहते हैं, मान लो अपने शहर में लेके आना है। तो ऐसा तो है नहीं कि 6600 वोल्टेज पर ही भेजेंगे, हम इसको वोल्टेज को अप करेंगे और फिर भेजेंगे। तो ये है बेटे पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। ये कौन सा स्टेशन है? पावर जनरेटिंग या पावर जनरेशन स्टेशन बोल सकते हैं आप इसको, पावर जनरेशन स्टेशन, ओके। अब बेटे पावर जनरेशन स्टेशन पर क्या होगा कि हमें इस वोल्टेज को अप करना है कि डाउन करना है? अप करना है, तो हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका स्टेप अप करना है तो यहां पर जितनी टर्न है उससे ज्यादा दिखाओगे कम दिखाओगे? ज्यादा दिखाएंगे। इसका मतलब लेट अस से इसमें हमने टर्न्स दिखा दी इस तरीके से, दिख रही है पहले से थोड़ी ज्यादा, यस और नो? और भाई साहब यहां पर लेट अस सपोज अब हमने इसको भेजो, बड़े बड़े खंबे देखे होंगे ना आपने, 1,32,000 वोल्टेज पर हमने इसको बना लिया। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसने 6600 वोल्टेज का इनपुट लिया और 1,32,000 का इसने आउटपुट दिया। आउटपुट मिला, आउटपुट को वायर्स के थ्रू भेज दिया। ये एक शहर में पहुंचा, जिस शहर में पहुंचा ये उस शहर का एरिया सब स्टेशन ले सकते हो आप, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है मान लो, ठीक है। तो उस शहर में हम इसको क्या करेंगे बेटे, हम इसको अगेन थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है। हम उसको अब अगले शहर में भेजना है अपने को। अब ये मत समझना जी यहां से यहां इंडक्शन होगा क्या, ये तो बहुत दूर दूर शहर है भाई, मान लो 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, ये वो शहर है, ठीक है। तो हाँ अब इतनी जनरली भेजते हैं, बढ़ाने को तो आप इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटे, वो तो हमने रिलेशन कर लिया ना। अब लेट अस सपोज इसको हमने यहां पर इनपुट दे दिया, इट इज अ प्राइमरी। अब हम इसको 11,000 वोल्ट पे लाना चाहते हैं, 11,000, तो स्टेप अप लगाएं कि डाउन लगाएं? वेरी गुड, नाउ इट विल बी स्टेप डाउन। तो पावर जनरेशन स्टेशन पे तो लगा स्टेप अप, एरिया सब स्टेशन जो है यहां पर कैसा लगा? स्टेप डाउन। इसने स्टेप डाउन कर दिया तो नंबर ऑफ जो दिखा रहे 1 2 3 4 5 6 है, मान लो इसमें अपन ने 5 लगा दी, ठीक है। तो इसने वोल्टेज को कम कर दिया, लेट अस सपोज इसने कर दिया 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट कर दिया। अब जैसे अपने शहर में आ गई, यहां से अपने गांव तक आई या अपने मोहल्ले तक आई,
वहां आई तो वहां का एक ट्रांसफॉर्मर और लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि भाई हम जो यूज करेंगे वो तो कितने पे यूज करेंगे बताओ? 220 पे, यस और नो? तो ये यहां से यहां पहुंच गई। अगेन ये कौन सा यूज करना पड़ेगा अपने को? स्टेप डाउन। और कुल मिलाकर यहां से अपने को क्या मिल जाएगी बेटे? लेट अस सपोज यहां पर अपने को 220 वोल्ट मिल गई। ठीक है, तो जब ये 220 वोल्ट मिली तो ये भी क्या है? स्टेप डाउन। इट इज द कंज्यूमर सब स्टेशन। तो ये एक इसका स्केमेटिक डायग्राम है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, स्केमेटिक डायग्राम फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी लिखो। हाँ, उसके बाद 2 छोटी छोटी बातें लिखाऊंगा, फिर खत्म है। वो तो थ्योरेटिकल ही होंगे, वैसे बोल दूंगा। एक मिनट, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या पूछा आपने? कि सीधा 132 से 220 पे पहुंचा देते हैं, गांव में ले जाते सीधा ना। गांव में ले जाके मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता ना। क्यों? क्योंकि आपके गांव में एक ट्रांसफार्मर कोई होता है, मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो किस किस में उसका कनेक्शन करते हैं? वहां से तो एक मेन लाइन आ गई, फिर इस मेन लाइन को कई गांवों में सप्लाई किया। ये 1,32,000 वोल्टेज पे आई, एक शहर में आई, इससे कई गांव जुड़े हुए हैं और कई गांवों में अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ठीक है ना बेटे, डायरेक्ट एक में नहीं जोड़ रहे हम बेटे। अब एक छोटी सी बात और पूछ लेता है कभी कभी, वो कह देता है यूज बताओ ट्रांसफॉर्मर के। जल्दी बताओ, बताओ यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हाँ, वोल्टेज को डाउन करेगा। किस में काम आएगा ये? किस किस में यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर? टीवी, रेडियो, रिसीवर्स में यूज होते हैं, यस और नो? हाँ, चार्जर में भी यूज होगा और खंभों पे यूज होगा। सही है। हाँ, इट इज वेरी यूजफुल, इट हैव लॉट्स ऑफ यूजेस। बेटे जहां पर भी जैसे वोल्टेज रेगुलेटर है, जैसे एसी की वोल्टेज को रेगुलेट करना है, फ्रिज की वोल्टेज को रेगुलेट करना है, वहां भी यूज होगा। जहां भी वोल्टेज को कम ज्यादा करना है ना, उन सभी जगहों पर इसका यूज होगा। तो यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर आता है तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में यूज हो सकता है इसका, है ना। जैसे अपने चार्जर्स इनमें भी यूज होता है इसका, अपना टीवी रेडियो के रिसीवर्स में यूज होता है। ठीक है ना। किसमें? स्टेबलाइजर, हाँ वही वोल्टेज रेगुलेटर और स्टेबलाइजर, उसमें यूज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये इसके यूजेज हैं। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल आता है, क्या डीसी वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का सहारा ले सकते हैं हम? लिखो लिखो स्टार लगा के। ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज बिकॉज it works on the principle of mutual induction. Transformer cannot be used to step up or step down DC voltage. Step up or step down DC voltage because किस पर बेस्ड होता है बेटे ट्रांसफॉर्मर? म्यूचुअल इंडक्शन पर। एंड इन केस ऑफ डीसी फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल नॉट हैपन। म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं भाई, कांस्टेंट करंट आ रहा है तो करंट वेरिएबल आ रहा था, इसीलिए तो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस ईएमएफ हुआ, यस और नो? तो लिख ली पूरी लाइन। क्या लिखी है? इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन एंड इन केस ऑफ डीसी म्यूचुअल इंडक्शन विल नॉट टेक प्लेस। डीसी के केस में म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है बेटे, दैट इज वाई इट विल नॉट बी यूज्ड। अच्छा, अब एक चीज और बताओ बेटे, एसी करंट को एंड हेंस एसी डिवाइसेस को डीसी के मुकाबले ज्यादा प्रेफर करते हैं हम। वाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। ये सवाल आता है अपने ज्ञान बूस्टर में 101 पे। अच्छा सवाल है, आया हुआ है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिखना है। उसमें कब से 2 कारण बताओ कम से कम, बताओ क्या कारण है? बिकॉज एसी लिख लो,
AC is more preferred over DC because of, वन लिखो, पहला पॉइंट लिखो, AC is preferred over DC, AC को DC से ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज, पहला लिखो, बिकॉज AC कैन बी इजिली स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर. So it can be transmitted. So it can be transmitted from one place to another place. It can be transmitted from one place to another place with less loss of energy. समझ गए? दोनों बातें एक लाइन में लिखी मैंने, काम की बातें, कि भाई एसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी लॉस को बहुत ज्यादा नहीं होगा और फिर भी पावर का ट्रांसमिशन हो जाएगा. लिखा बेटे? अगली बात क्या लिखोगे? आप बताओ अगली बात क्या है बेटे? यूएसए में आपने नाम सुना है? थॉमस एडिसन, बहुत महान साइंटिस्ट हुए. उनका पूरा प्लान था कि पूरे कंट्री में डीसी का पूरा सेटअप करें, लेकिन निकोला टेस्ला उस समय ले आए एसी का कंसेप्ट. दोनों में जंग छिड़ गई. रोज अखबारों में आती थी, वो डीसी के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट करवाते थे और वो एसी के अगेंस्ट करवाते थे, वो एसी के फेवर में करवाते थे, है ना. फाइनली एसी जीत गई बिकॉज इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल. इसको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है. तो लिख लो ये बात, प्रोडक्शन ऑफ एसी इज इकोनॉमिकल, आसान है. इसी के साथ साथ एक पॉइंट और लिखो इसमें, एसी डिवाइसेस जो होती हैं, एसी मशीन्स होती हैं, दीज आर सिंपल एंड रोबस्ट. मतलब रफ टफ टाइप की चीजें होती हैं, इनमें कोई ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती. एसी मशीन्स आर सिंपल एंड रोबस्ट. ROBUST. ठीक है, इसलिए एसी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. अब कभी कभी एक छोटी सी बात और पूछ ली जा सकती है आपसे, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी. सिर्फ लास्ट है, घबराओ मत. डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी, बताओ एसी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? याद है? एक तो इसकी, ये बार बार अपनी साइकिल बदल के मोटरसाइकिल ले लेता है और जी महंगा पड़ता है. देखो मोटरसाइकिल का सफर महंगा है? बताओ. एक तो बेटे याद करो, मैंने बताया था एसी ज्यादा डेंजरस है कि डीसी. कैसे? जब हमने ये लिखा 220 वोल्ट का एसी और 220 वोल्ट डीसी, तो 220 वोल्ट डीसी का मतलब तो 220 वोल्ट का डीसी. लेकिन 220 वोल्ट एसी का मतलब है ये उसकी आरएमएस वैल्यू है, मतलब ये VRMS की वैल्यू दे रखी है 220. तो हमें मालूम है VRMS होती है V0 डिवाइडेड बाई √2. तो यहां से जो पीक वैल्यू आएगी वो आएगी 220 गुणा √2. इट इज अप्रोक्सीमेटली 312. मतलब आप ये कहोगे AC is more dangerous because its peak value is high for the same voltage of DC. AC is more dangerous than DC because its peak value is high for the same voltage of DC. DC की सेम वोल्टेज के लिए इसकी पीक वैल्यू हाई है. भाई कंपैरिजन हमेशा सेम वोल्टेज में होगा. ऐसा नहीं है कि डीसी का तो 500 ले रहे हो और एसी का 100 वोल्ट कंपेयर कर रहे हो, है ना. कंपैरिजन कर रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू और डीसी की जो वैल्यू होगी उसके साथ कंपैरिजन करेंगे. दूसरा बेटे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद मैंने आपको बताया भी होगा, स्किन इफेक्ट. याद करो, बताया था क्या था स्किन इफेक्ट? डीसी करंट होता बेटे, लेट अस सपोज ये वायर है, यदि डीसी करंट होता तो पूरी क्रॉस सेक्शन में जाता. मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे पानी जाता है पाइप में से, तो डीसी करंट ऐसे जाता, पूरे के अंदर से जाता. ठीक है, लेकिन एसी करंट क्या होगा, उसका ज्यादातर हिस्सा सरफेस के अंदर से जाएगा, सरफेस से पास करेगा. तो अंदर वाला हिस्सा तो यूज नहीं हो रहा मटेरियल का, है ना. तो इससे सरफेस से जाने से एक तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया. ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि हमें मल्टीपल वायर्स यूज करने पड़ेंगे इन प्लेस ऑफ ए सिंगल वायर. मल्टीपल थिन वायर्स
multiple thin wires are needed to transport AC in place of a single wire that can be used to transport DC. DC ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिंगल वायर ले जा सकते हैं, लेकिन AC की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें मल्टीपल वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये उसकी एक डिसएडवांटेज है, ये आप लिख सकते हो। किसके लिए? नहीं तो फिर बात तो वही होगी ना भाई, बहुत ज्यादा बना रहे हो तो भी आपको मल्टीपल ही लेके जाने पड़ेंगे ना वायर्स, तो क्योंकि करंट उसके सरफेस में से जा रहा है, दैट हैज वेरी लेस वैल्यू एक्चुअली, है ना, तो मल्टीपल तार लेके जाने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं उसके लिए तो एक पूरा बड़े वाला होलो वायर बना लेते हैं। हाँ मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि इतना क्रॉस सेक्शन का एक ही बड़ा पाइप ले लें, तो मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ा पाइप लेंगे तो भी उसमें से पूरा करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम पाइप बनाएंगे उसकी कुछ थिकनेस होगी, वो उससे भी कम में फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण एरिया कम हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो करंट और भी डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट कम ही जा रहा है, करंट कम जाएगा तो हमें मल्टीपल वायर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो दैट इज व्हाई वी नीड मल्टीपल वायर्स। क्या लिखा मैंने, बोला क्या मैंने? स्किन इफेक्ट क्या है ये लिख लो पहले, या ऐसे लिख लो, ड्यू टू स्किन इफेक्ट टू ट्रांसपोर्ट एसी, एरिया बढ़ेगा ना, एक मिनट बेटे, टू ट्रांसपोर्ट AC due to skin effect we need multiple wires, multiple thin wires। दोबारा बोल देता हूं बेटे, घबराओ मत बेटे, देखो लिखो, ड्यू टू स्किन इफेक्ट टू ट्रांसपोर्ट AC we need multiple thin wires in place of a single thick wire, बस इन प्लेस ऑफ ए सिंगल थिक वायर। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, इस तरह के फिनोमेना एसी से नहीं करे जा सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो, वी कैन नॉट डू फिनोमेना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ एसी। ओके बेटे, तो जवानों एसी आज खत्म हुआ, दी एंड, हाँ, तो प्यारे जवानों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, दिस फिनोमेना कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ एसी। ओके प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।